कप्तान, मैं हूं अलीश खान, दुबई से डिजिटल मार्केटिंग, और मैं आपसे बिल्कुल भी सीरियस सवाल नहीं पूछूंगी, वो बाकी सरों ने आपसे पूछने। मैं आपसे पूछने जा रही हूँ क्विक रैपिड क्वेश्चंस। नंबर 1, बचपन में किन शरारतों पर आपको डांट पड़ी? नंबर 2, अम्मी के हाथ का खाना कौन सा पसंद है आपको? नंबर 3, आपको चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी? नंबर 4, क्रिकेट के टाइम पे आपको बॉलिंग करना पसंद थी या बैटिंग करना पसंद थी? नंबर 5, आपका फेवरेट कोट कौन सा है? और आखिर में कप्तान, वी लव यू सो मच, डटे रहिएगा, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आपको हमेशा सलामत रखे और खुदा आपका ख्वाब पाकिस्तान के लिए कामयाब करे और पाकिस्तान की सारी खुशियाँ तरक्कियाँ आपको दिखाए इंशाल्लाह, आमीन। शुक्रिया। इतने ज़्यादा क्वेश्चन अब मुझे तो याद भी नहीं रहे, एक दो तीन, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा भूल जाता है क्वेश्चन। क्रिकेट का मुझे तो भूल ही गया, अब इतनी मैं तो क्रिकेट मैचेस भी नहीं अब देखने का मौका मिला। और खाना मेरी वालदा उफ इतनी देर हो गई अब मैं तो याद भी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मुझे याद ही नहीं आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं। अगला पूछें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा नाम महविश है और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, कनाडा में मुकीम हूँ। सवाल पूछने से पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि किस तरह 3.5 साल आप अकेले हमारे लिए लड़ते रहे। ये रिजीम चेंज ना होती तो हमें पता ही ना चलता कि आप किस किस महाज पे अकेले खड़े थे। जिस तकलीफ से आपने कहा था कि इस मुल्क के बड़ों के लिए करप्शन कोई बुरी बात नहीं, 3.5 साल की कहानी खुलकर सामने आ गई थी। तो थैंक यू खड़े रहने के लिए, बहादुरी से आखिरी बॉल तक लड़ने के लिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त आवाम आपसे किस कदर मोहब्बत करती है, आपको मुर्शिद बुलाती है? करोड़ों पाकिस्तानियों की आप एक वाहिद उम्मीद हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वापस आएंगे और उनका मुकदमा लड़ेंगे। तो क्या आपको इस प्रेशर से कुछ घबराहट होती है या डर लगता है कि अगर आप हार गए तो आप अकेले नहीं हारेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ हारेंगे? बस मेरा यही सवाल था। अपना बहुत ख्याल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी भी जो भी ज़िंदगी में काम किया है, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं हारूंगा। क्योंकि ये जब आप हारने का सोचते हैं ना तो आप जीत ही नहीं सकते। जो ह्यूमन माइंड है ना, जो हमारा जहन है, वो एक वक्त पे एक ही चीज़ सोच सकता है कि या मैं जीतूंगा और या मैं हार ना जाऊं। वो एक माइंड पे दोनों चीज़ें नहीं सोच सकता। तो ये जो आइडिया होता है ना कि जो लोग ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि मैं हार ना जाऊं, तो वो फिर हमेशा प्लान बी रखते हैं अपना, या वो समझते हैं कि अगर ये चीज़ मैं नाकामयाब हो तो मैं प्लान बी पे चला जाऊंगा। मैं कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं सोचा। मैं जब भी कोई फैसला करता हूं तो वो फिर होता है एंड तक, पुल यानी किश्तियाँ जला के, कि उसके बाद कभी वापसी की रूट नहीं होती। तो देखें ये एक स्ट्रगल है। और जो स्पोर्ट्स, सबसे बड़ी जो स्पोर्ट्स आपको चीज़ सिखाती है वो स्ट्रगल करनी सिखाती है, यानी वो ऊंच नीच सिखाती है। वो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या सिखाती है कि ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, ज़िंदगी ऊंच नीच का नाम है। यानी आपको अच्छे वक्त आते हैं, बुरे वक्त आते हैं। और जो स्पोर्ट्स, जो चैम्पियन होता है वो बनता ही चैम्पियन तब है जब वो बुरे वक्त को संभाल ले। अच्छे वक्त बड़ा आसान होता है सब भी, बल्कि अच्छे वक्त पे जब होते हो तो आपको सारा वक्त जहन में आना चाहिए कि ये बुरा वक्त भी आ सकता है। तो आप हर चीज़ के अच्छा वक्त जो है यानी जो अब आपकी पीक है उसको बेहतर करते जाएं। लेकिन जो टेस्ट, कैरेक्टर का टेस्ट होता है बुरे वक्त में होता है। तो बुरे वक्त में जो हाथ खड़ा कर देता है वो हार जाता है। जब इंसान हार नहीं मानता तो वो फिर बुरे वक्त से सीखता है। और जब आपका डाउन साइकिल आता है तो आप ज़्यादा मजबूत होकर ऊपर आते हैं। तो कोई यानी ये याद रखें कि आप हारते तब हैं जब आप हार मान जाते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में तो हार है ही नहीं, यानी हार मानना है ही नहीं। तो मेरे लिए तो ऊंच नीच होती है, और जब नीच होती है, मसलन मैंने 3.5 साल में ज़िंदगी में वो सीखा जो मैंने इतनी स्ट्रगल में नहीं सीखा। लेकिन इस वक्त ये वक्त है, इसमें अभी से मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे अगर अल्लाह फिर मौका देगा तो मैंने क्या क्या चीज़ें शुरू में ही कर रही हैं। क्योंकि आते साथ ही मुल्क को जिधर आज हम खड़े हैं, हमने अब कैसे इसको ऊपर लेके जाना है, कौन कौन सी मैंने जो पिछली 3.5 साल में एक्सपीरियंस की चीज़ें में किधर किधर मैंने गलतियाँ की, कौन सी चीज़ें थी जो कि अगर आप शुरू में नहीं करेंगे तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको शुरू में अगर आप मेजर स्टेप्स, अपनी मेजर रिफॉर्म्स शुरू में कर दें
تو اس کے بعد وہ اس کا اپنا مومنٹم بن جاتا ہے. لیکن ایک تو مجھے چیلنجز اتنے زیادہ تھے, یعنی اکانومی کا اتنا بڑا چیلنج تھا کہ, اور پھر ہماری اتنی کم ایک کولیشن گورنمنٹ, وہ سارا وقت ہم وہ گورنمنٹ ہی سنبھال رہے ہوتے تھے, اس کو کبھی کوئی بلیک میل کر رہا ہے, کبھی کوئی کر رہا ہے, ایک تو وہ سنبھالنی بڑی مشکل تھی. پھر ہماری ٹیم نہیں تھی, پہلی دفعہ آئی تھی, پھر کرائسس بہت تھے. تو اس لیے سیکھا میں نے بہت, اور انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا تو مجھے پتا کہ شروع میں ہم نے اب پہلے کیا کیا مین ریفارمز کر رہی ہیں. السلام علیکم خان صاحب. I'm Rabani Akhundzada from Seattle, USA. Professionally, I'm a scientist and organizational development leader. اگر ہم کے پی کے اندر 9 سالوں اور فیڈرل کی 3.5 سال کی دوری حکومت کی کرٹیکل انالیسس کریں تو ہمیں گورننس سسٹم کے اندر واضح گیپ نظر آتا ہے. اگر ہم اس گیپ کی روٹ کاز انالیسس کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ایز این آرگنائزیشن کے اندر گراؤنڈ لیول پر لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پر کام نہیں ہو رہا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایز این آرگنائزیشن مستقبل میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کو لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ تھینک یو. جی یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم نے ہماری جو لیڈرشپ اب ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آئی ایس ایف سے آ رہی ہے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مثلا ایک تو مراد سعید جو کہ جنہوں نے شروع کی تھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, لیکن وہ بڑے اچھے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئیڈیالوجیکلی بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہم کیوں سیاست کر رہے ہیں, کس طرح کا پاکستان. تو ان کی آئیڈیالوجی بالکل صحیح آ گئی ہے. اور یہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی پوری پاکستان میں مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی بہت بڑا ایک بڑا ایک کیا کہتے ہیں ویکیوم ہے, ایک بہت بڑی خلا ہے. تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ایک طریقہ ہے کہ ہم اب یہاں فیوچر لیڈرز بنا سکتے ہیں, وہ ہے سیرت نبی پڑھانا. اپنے 8th 9th اور 10th کلاسز میں ہم نے سیرت نبی کے کورسز کروائے تھے. میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ جائیں, اور ان کی دنیا میں کبھی ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا, تو ان کی جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں وہ اپنے بچوں میں ڈال دیں, اور یعنی اسکول سے شروع ہوں اور پھر کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈبیٹس ہوں اس کے اوپر. یہ جو میں نے القادر یونیورسٹی یہاں سیٹ اپ کی ہے, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایک تو ہم نے صوفیزم کے اوپر, کیونکہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے لوگ یہاں, جو بڑے صوفی ہمارے کرام تھے, بڑے بڑے نام تھے, تو ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے. تو لیکن ان کی ہم